नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो कैप्सूल सीरीज 2.0 में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कैप्सूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं। कैप्सूल 1 में हमने क्या कवर किया था, तो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा के बारे में डिटेल डिस्कशन किए। इसी में हम लोगों ने पृथ्वी की जो घूर्णन गति है यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पूरा का पूरा 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आपको मिलता है, ये हमने कवर किया। इसके बाद कैप्सूल 2 में हम लोगों ने जो स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है, उसके बाद पृथ्वी की जो स्थिति है और जो नेबरिंग कंट्री है, जो ये भी आपके एनसीईआरटी के क्लास 6th और क्लास 9th में मिलता है। एंड इसके साथ साथ क्लास 11th में भी आपको पढ़ना होता है पृथ्वी की स्थिति, उसको भी हमने कवर कर लिया। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैप्सूल 3। तो कैप्सूल 3 देखिए, और इसके बाद का जो आपका कैप्सूल 4 होगा, ये दो कैप्सूल ऐसे कैप्सूल होंगे जब इसको आप खत्म कर रहे होंगे तो इसके बाद आपका भूगोल का समझिए तो कि मेन बैकबोन आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद भूगोल में कुछ बहुत चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके बाद आपका टास्क इजी है, कोई लोड नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर लोड की अगर बात की जाए और यहाँ पर लोड बहुत ही भयानक टाइप का मिलेगा। अब कैप्सूल 3 में क्या पढ़ने वाले हैं वैसे तो देखिए, कैप्सूल 3 की अगर बात कर ले तो मैंने आपको स्टार्टिंग कैप्सूल 2 में, ठीक है ना, कैप्सूल 2 में मैंने आपको बतलाया था, एक तो आपको मैंने पॉलिटिकल मैप के बारे में बतलाया था, इसके बाद मैंने एक फिजिकल मैप के बारे में बतलाया, एंड देन मैंने आपको एक थीमेटिक मैप बोला। 3 मैप होते हैं, 3 मानचित्र होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा इस कोर्स को कवर कर रहे हैं और जितने स्टैंडर्ड यूपीएससी तक की चीज़ें कि हम लोग इसमें बात कर रहे थे। तो हमने क्या बताया था, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप कैसे आप उसको अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कब फिजिक्स कब आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे होंगे तब आप पॉलिटिकल मैप यूज़ करेंगे, कब आप फिजिकल मैप यूज़ करेंगे और थीमेटिक मैप क्या होता है। तो आज का जो चैप्टर है हम लोग कैप्सूल 3 में बात करने वाले हैं भारत का प्राकृतिक विभाजन। यानी प्राकृतिक कहने का मतलब क्या है कि वो डिवीजन जो नेचर के द्वारा किया गया। नेचर कहने का मतलब आप समझिए एक सिंपल सा वर्ड, ईश्वर के द्वारा जो भारत का विभाजन किया गया। तो इसके विभाजन 6 पार्ट में किए गए हैं जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब एक चीज बतलाइए कि अगर आपका विभाजन पढ़ना है, वो विभाजन किसके द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, कोई पॉलिटिक्स के द्वारा नहीं है, ये नेचर के द्वारा है, यानी कि ईश्वर के द्वारा किया गया ये विभाजन है। तो इसे हम किस मैप का हम लोग इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, तो कंप्लीटली जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले फिजिकल मैप की। यानी ये क्लियर हो गया कि मैप कौन सा इस्तेमाल होने वाला। इसके बाद जब हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं, यानी कि जब हम भारत में जो स्थित 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, यानी कि ये आपके द्वारा और हमारे द्वारा विभाजित किए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप में पढ़ते हैं। तो ये भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, इसी में हम लोग देखेंगे कि भारत के प्राकृतिक विभाजन, यानी कि इस मैप में अगर आप देखते हैं तो देखिएगा, आपको एक मैप दिखाते हैं और यहाँ पर प्राकृतिक विभाजन मैं आपको बतलाता हूँ कि 6 भाग में भारत का प्राकृतिक विभाजन किया गया। ये जब आप प्राकृतिक विभाजन को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका नॉर्थ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसे कहेंगे नॉर्थ माउंटेन, या फिर इसे आप कहेंगे उत्तर पर्वत, ठीक है ना, उत्तर पर्वत। क्लियर है भाई, नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप पूरा पढ़ने वाले हैं कि यानी कि उत्तर में स्थित जितने भी पर्वत माउंटेन होंगे, आप हिमालय पर्वत तो पढ़ेंगे, साथ साथ हिमालय के पार भी जो पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत जो आपके तिब्बत में स्थित है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देन फिर आपका ये वाला सेक्शन देखेंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित जो आपके माउंटेन होंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा देखेंगे कि आपके अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और असम में, और साथ हाँ बस इतना ही, ये 7 सिस्टर जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे जो भी पर्वत स्थित है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जनजाति देखने को मिलते हैं, ये जनजाति के नाम पर ही पर्वतों का भी नाम देखने को मिलता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो पहला आपने क्या देख लिया, पहला आपने देखा नॉर्थ माउंटेन, ठीक है। सेकंड आपने देख लिया नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। थर्ड में हम लोग ये मैदानी क्षेत्र को देखेंगे, यानी मैदानी क्षेत्र कहने का मतलब ये तीसरा विभाजन हो जाएगा।
फोर्थ विभाजन हम लोग ये मरुस्थलीय क्षेत्र को देखेंगे। फिफ्थ आपका ये आपका पूर्वी घाट और ये पश्चिम, माफ करिएगा, ये आपका पश्चिमी घाट और ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये विभाजन हो गया आपका कितना, पांचवा विभाजन हो गया, 5वें नंबर का। और इधर जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप हैं और इधर आपके लक्षद्वीप, यानी कि ये छठा विभाजन किसमें किया गया है, द्वीप में। यानी ये 6 विभाजन हम लोग पढ़ेंगे और ये 6 के 6 विभाजन प्राकृतिक के द्वारा किए गए। यानी कि उत्तर में स्थित जितने भी माउंटेन हैं उसको डिटेल में कवर करेंगे। देन फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित जितने माउंटेन है उसको कवर करेंगे। ये मैदानी क्षेत्र में ही आप पठार का भी डिस्कशन करेंगे। फिर आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित जितने पर्वत हैं इसमें ही आपका पूरा दक्षिण भारत के पर्वत को भी हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ आपका मरुस्थल वाला पार्ट हो जाएगा एंड देन ये आपका द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार और ये इधर आपका लक्षद्वीप, ये पूरा भारत का प्राकृतिक विभाजन हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये चैप्टर का कंसेप्ट है, क्लियर है। दूसरी बात, अच्छा ये वीडियो यूट्यूब पर भी जा रहा है, तो आप में से जो भी अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं ये कैप्सूल सीरीज 2.0 से, तो आप हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो अभी इसकी फ़ी 499 है, जिसमें आपको कंप्लीट जीके, ये आपका विथ एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं, ताकि आप जैसे जेएसएससी सीजीएल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी 17वीं अभी जो आने वाली है, बिहार एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी रेलवे के लिए तो ये काफ़ी मोर देन सफिशिएंट होगा। तो आप हमारे साथ ये जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी अपडेट और कोई भी अगर कोर्स से रिगार्डिंग आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। ठीक है ना, 7909004902 पे। चलिए, तो ये आज का चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को आज जो है ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे आज हम लोग। ठीक है ना, कि जो पृथ्वी की जो बनावट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपका जो दिखाया गया है यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिखाया गया, ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो वर्ल्ड मैप को मैं दिखाने का मतलब है, क्योंकि जो मैं चीज़ों को उठाऊंगा यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट। और देखिए पहले तो ये समझिए कि महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कहने का मतलब और महासागर यानी ओशियन कहने का मतलब क्या है। देखिए कॉन्टिनेंट कहने का मतलब यानी कि स्थल है, यानी क्या है, लैंड है। और ओशियन कहने का मतलब क्या है, सागर यानी कि पानी होगा। क्लियर है भाई, लैंड है यानी यहाँ पे क्या होगा, आपके देश होंगे और इसी देश में क्या रह रहे होंगे, आम जनता रह रहे होंगे। पानी इन द सेंस की महासागर, नदियाँ, तालाब, यही चीज़ें आपकी सागर का कंसेप्ट है। क्लियर है भाई। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पहला आपको यहाँ दिखलाया गया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आपका ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, येलो से ये पूरा का पूरा आपका यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया। इसके अलावा आप जब देखेंगे इधर आपको अफ्रीका मिलेगा, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, इधर आपको साउथ अमेरिका और इधर आपको नॉर्थ अमेरिका। तो आप एक चीज़ बतलाइए, ये जो एशिया देखा आपने यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट एक हो गया, दूसरा आपका यूरोप महाद्वीप हो गए, अफ्रीका तीसरा महाद्वीप हो गया, चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, देन पांचवा आपका नॉर्थ अमेरिका और छठा आपका साउथ अमेरिका है। यानी ये क्या है, आपके महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे देश होंगे, कंट्री होंगे और इसी कंट्री में क्या होंगे, आम जनता होंगे, हम और आप रह रहे होंगे। जहां हम और आप देखें तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ हम लोग स्थित है। क्लियर है, महाद्वीप क्लियर हो गया। अब आइए महासागर को देखें तो आपको ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, ये आपको जो इस प्रकार से, ये सारे क्या है, महासागर। यानी कि मैंने आपको क्लास में बतलाया था कि किस रंग से किसे डिनोट किया जाता है, चाहे वो सागर है, पानी है, जल है, पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, उसको किसी कलर से। तो आप कलर देख करके आप अनुमान लगा लिए ये क्या है, आपका पानी है, यानी ये महासागर है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ दिखाया गया प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। क्योंकि ये 2D व्यू है, 3D व्यू का आपको कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये एक पेज है, तो इस पेज को जब मोड़ेंगे तो इस एरिया को और इस एरिया को जब मोड़ने पे तो ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी ये प्रशांत महासागर हो गया। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है ये आपका अटलांटिक महासागर है। यानी आपने क्या देखा कि यहाँ महाद्वीप है, 6 महाद्वीप मैंने आपको दिखाया और इस 6 महाद्वीप के बीचों बीच कई सारे आपको क्या दिखाया मैंने, महासागर यानी कि पानी। यानी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि स्थल के साथ साथ आपको क्या देखने को मिला, लैंड के साथ साथ आपको क्या मिला, पानी यानी कि सागर भी देखने को मिला है। ठीक है भाई।
अब इसकी जो उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से ये कॉन्टिनेंट अलग हुआ है एक दूसरे के साथ, इसको समझाते हैं। देखिए, जब हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पे जाते हैं, बहुत डिटेल में थोड़ा जब आप स्टडी करते हैं, तो आप जो पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी एक केवल एक स्थल भाग था। देखिए, अभी आपने 6 कॉन्टिनेंट देख लिया, यानी कि 6 स्थल भाग आपने देखा, देखा कि नहीं देखा? एक आपने एशिया को देखा, एक यूरोप देखा, एक नॉर्थ अमेरिका देखा आपने, एक अफ्रीका देख लिया, एक साउथ अफ्रीका देखा और एक ऑस्ट्रेलिया देखा। बिल्कुल देखा आपने। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग दौर की जब बात करते हैं तो पृथ्वी ऐसे नहीं थी। पृथ्वी एक स्थल भाग था, एक गोल सा जैसा स्ट्रक्चर था। क्लियर है? अब कुछ ऐसी स्थितियां यहां पर बनी, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर कुछ चीजों का यहां पर मूवमेंट देखने को मिला, जिसके कारण ये जो पृथ्वी का जो ये स्थल एक भाग जो आपको दिख रहा है ये गोलाकार में, ये पृथ्वी आपके 2 भाग में बढ़ गई है। इस प्रकार से पृथ्वी का क्या हुआ, 2 भाग में विभाजन हुआ। और जब 2 भाग में विभाजन हुआ तो जब वर्षा हुई, तो वर्षा के कारण यहाँ पे जो विभाजन के कारण जो यहाँ पर स्पेस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना, तो यहाँ पर पानी जमा हो गई। और ये जो पानी जमा हुआ, इसे ही हमने एक सागर का नाम दिया, जिसे हमने कहा थेथिस सागर। ठीक है ना? इसे हमने क्या कहा? थेथिस सागर। क्लियर है यहाँ तक? ये कहा जो आप पृथ्वी को अभी आप देख रहे हैं इस प्रकार से 6 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ, और आपको इधर प्रशांत महासागर, इधर आपको अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो पहले अगर स्टार्टिंग फेज में बात की जाए तो पृथ्वी एक गोलाकार एक स्ट्रक्चर में एक स्थल भाग थी, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं पेंजिया का। ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? पेंजिया। लेकिन जब इसका बीच से डिवीजन हुआ तो ये ऊपर वाला पार्ट को हमने कहा अंगारा लैंड। ठीक है ना? अंगारा लैंड। और नीचे वाले पार्ट को हमने कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है ना? इसे हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड। ध्यान से समझिएगा इसको। मैंने ये कहा कि पृथ्वी अभी जो आप देख रहे हैं 6 भाग में बटी हुई है, 6 महाद्वीपों में बटे हैं, और इस 6 महाद्वीपों में बहुत सारे कंट्री उपस्थित है, और इस कंट्री में क्या है? जनता है। देखिए, पृथ्वी की जब बनावट आप पढ़ते हैं तो कई सारे युग में पृथ्वी की बनावट हुई है। ठीक है ना? प्री कैम्बियन हो जाते हैं, प्री प्लेयोजोइक होता है, जिस समय की कोई जीवन नहीं है ना, एक जीवन इन द सेंस कि एक कीटाणु, एक जीव, एक वायरस तक की अभी यहाँ पर उत्पत्ति नहीं हुई है। तो उस समय जो आपका पर्वत बना है ना, तो वहां पे पर्वत, ये जानकारी कैसे मिली? हमने कार्बन डेटिंग के माध्यम से जानकारी ली। तो हमने ये जब जानकारी ली तो उस चट्टानों का जब जब कार्बन डेटिंग से देखा गया तो वहां पे कोई जीवाश्म उपस्थित नहीं है। तो जो आपका जो प्री या फिर आप जो महाकल्प के बारे में पढ़ते हैं, 6 महाकल्प में पढ़ते हैं, इस 6 महाकल्प के बीच में ही आपके किस महाकल्प में आपसे पूछा जाता है कि हिमालय का जन्म हुआ है, आधुनिक जो जीवन है वहाँ कहाँ से आपका महाकल्प से आपका जीवन स्टार्ट हुआ है। तो ये सब बहुत डिटेल चीज़ें हैं, ज्योग्राफी का बहुत ही डिटेल पार्ट हो जाता है, उतना हमें जाने की जरूरत नहीं है। और वनडे कॉम्पिटिटिव के देखिए, जानकारी होनी अच्छी बात है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसको आएंगे एट द एंड, ज्योग्राफी में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अभी मेन फोकस क्या है? हमें एग्जाम को कवर करना है, सिलेबस को। तो हमने आपको ये कहा कि अभी आप जो 6 कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पृथ्वी एक गोलाकार स्ट्रक्चर में थी, इस प्रकार से एक स्थल था जिसको हमने नाम दिया पेंजिया। लेकिन कुछ अंदर में ऐसी स्थितियां पृथ्वी में उत्पन्न हुई, तो ये 2 भाग में बटा। एक पार्ट को हमने कहा अंगारा लैंड और एक को हमने कहा गोंडवाना लैंड। तो ये बटने के कारण बीच में क्या है? एक कैविटी बनी, एक गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर बना। तो वर्षा के कारण यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया? पानी इकट्ठा हो गया, जिसको हमने क्या कहा? एक सागर का रूप ले लिया। पानी जमते जमते एक सागर, देखिए पानी जमते जमते तालाब, जमते जमते नदी, नदी से बाद में आपका सागर, सागर के बाद देन महासागर। तो ये एक सागर का रूप लिया, जिसे हमने नाम दिया थेथिस सागर का। क्लियर है भाई? अब देखिएगा, ये जो आप अंगारा लैंड ऊपर में देख रहे हैं और नीचे में गोंडवाना लैंड देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप ये एशिया को देख रहे हैं, ये जो आप यूरोप देख रहे हैं, ये जो नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं ना, ये सभी अंगारा लैंड का पार्ट है। यानी क्या होगा ना, कुछ समय के बाद देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो अंगारा लैंड है कई ऐसे भागों में ये बट जाएंगे। क्लियर है? ऐसे कई सारे भागों में बटेंगे। उसी प्रकार आपका गोंडवाना लैंड भी कई सारे भागों में आपका टूटेगा, या फिर कह सकते हैं ये आपका गोंडवाना लैंड भी बढ़ जाएगा। तो ये जो आपको बढ़ते हुए जो दिख रही है, ये सभी आपका क्या हो गया? आपका अंगारा लैंड, और नीचे वाला पार्ट को हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड। तो अब ये जो थेथिस सागर है वो भी क्या है? सिंपल सा इधर उधर पानी क्या है भाई, जिधर उसको रास्ता मिलेगी वो इधर मूव कर जाएगी, क्योंकि अभी ये स्थल पार्ट ये पूरा का पूरा है यहाँ से यहाँ, और नीचे आपका ये स्थल भाग है, बीच में कैविटी है, तो पानी आपको यहाँ बीच में देखने को मिल रहा। लेकिन यही चीज अगर आप जैसे कि यहाँ पर आपका एक पार्ट टूटा है तो यहाँ पर भी कुछ कैविटी बना, तो थेथिस सागर इधर भी हो गया, थेथिस सागर आपका इधर भी है। ठीक है ना? समझिएगा चीजों को।
देखिए पानी का क्या है, जिधर रास्ता मिलेगा उधर निकल जाएगा। उसी प्रकार एक पार्ट और टूट गया तो यहाँ पर भी आपको थैतीस सागर का कुछ अंश देखने को मिलेगा। थैतीस सागर इधर भी है, थैतीस सागर इधर भी जाएगा, इधर भी, जैसे कि गोंडवाना लैंड भी कई हिस्सों में बटेगा। तो इस प्रकार से आपका पेंजिया जो आपने कहा, यानी कि जो एक स्थल भाट था पृथ्वी, ये कई टुकड़ों में बट गई है। तो आपने जो 6 कॉन्टिनेंट को देखा है, खास करके आप एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये तीनों के तीनों कॉन्टिनेंट कहाँ से निकले हैं, तो ये आपका अंगारा लैंड से निकले हैं। और इधर आप जब साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये जो ऑस्ट्रेलिया को आप देख रहे हैं, ये सभी आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं भारत की। देखिए जब आप भारत की बात करते हैं तो जो भारत के आप स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, ये जो आप भारत का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, ये जो आप भारत के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर बना रहे होते हैं, तो देखिएगा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं नॉर्थ, और ये वाला जो पार्ट है आपका साउथ। अब भारत का ये जो दोनों ये वाला पार्ट जो है अलग है और ये दोनों पार्ट अलग है। ये दोनों अलग अलग प्लेट से, या कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट से आकर के ये इकट्ठा हुआ। ये मैंने क्या बोला आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी आपने ये समझ लिया कि आपकी जो पृथ्वी है ये दो भाग में बटी, एक अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड में। देन फिर से ये आपका अंगारा लैंड कई पार्ट में डिवाइड हुआ, आपका गोंडवाना लैंड भी कई पार्ट में डिवाइड हुआ। और ये ही अंगारा लैंड का आपका एशिया भाग है, आपका यूरोप है एंड आपका नॉर्थ अमेरिका है। और इधर मैंने बताया आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ये आपका साउथ अमेरिका। ये कहाँ का है, तो ये गोंडवाना लैंड से ही निकला हुआ भाग है। और ये आपका एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका आपका अंगारा लैंड से निकला हुआ भाग है। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? ठीक है, एकदम बेसिक से निकलेंगे हम लोग यहां से। अभी आप जो बात कर रहे थे कॉन्टिनेंट की, जैसे कि आपका कोई कॉन्टिनेंट है, यानी आपका ये जमीन वाला पार्ट मैंने दिखाया, ठीक है ना। यहां पर आप होंगे, यहां पर कई सारे पेड़ पौधे भी होंगे, होगी कि नहीं होंगे। और यहां मैं आपको सागर यानी महासागर का भाग दिखला रहा हूं, यानी मैं इसका कलर दिखाऊं तो ये आपका महासागर वाला भाग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से, यानी कि यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं और मैं जब नीचे जाऊं 100 किलोमीटर तक, ध्यान से सुनना है भाई, अगर मैं यहां से जब नीचे आता हूं 100 किलोमीटर तक गहराई में जब हम जाते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं स्थल मंडल। इसे हम क्या नाम देते हैं, स्थल मंडल। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब एक चीज हमें ये बतलाइए, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आप एक बात ये बतलाइए, पहले तो आप ये क्लियर करिए, ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओशियन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ओशियन लेयर है या नहीं, हमें ये बतलाइए। और ये क्या है आपका सरफेस है, यानी कि ये लैंड वाला पार्ट है जहां हम और आप रह रहे हैं। और यहाँ आपका महासागर है। तो जो लैंड वाला पार्ट देख रहे हैं इसकी चौड़ाई देखिए 100 किलोमीटर के बीच में, और इसकी चौड़ाई देखिए, किसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसकी सिंपल सी बात है चौड़ाई ज़्यादा है। महासागर थोड़ा सा अंदर आया है एंड देन यहाँ पे सागर पानी जमा हुआ है, तो यहाँ इसकी चौड़ाई क्या है भाई, कम है स्थलमंडल से अगर बात की जाए। क्लियर है। अब ये स्थलमंडल का ये लोअर पार्ट हो जाएगा और ये स्थलमंडल का ऊपर वाला पार्ट है जहां पर हम लोग और आप हैं, और साथ के साथ यहाँ पर आपका महासागर भी स्थित है। इसी प्रकार जब 100 किलोमीटर से आप और भी नीचे आते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप 100 किलोमीटर से नीचे आएंगे तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है 400 किलोमीटर तक जब आप आते हैं, तो इस मंडल को हम लोग नाम देते हैं दुर्बल मंडल, या फिर इसे ही कहते हैं हम लोग स्थेनोस्फीयर, ठीक है ना, स्थेनोस्फीयर का नाम देते हैं इसे हम क्या नाम देते हैं, हम इसे दुर्बल मंडल का नाम देते हैं। देखिए ये सब समझिए आप ध्यान से। अब ये जो दुर्बल मंडल जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ आप जैसे जितना ही नीचे आते जा रहे हैं, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर इस दुर्बल मंडल में क्या प्रेजेंट है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यहाँ पे उपस्थित रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ये जो रेडियोधर्मी जो सब्सटेंस पदार्थ हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, साथ के साथ बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी का भी यहाँ पर रिलीज होता है। अब इस एनर्जी के रिलीज के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अप्रॉक्स, ये देखिए अप्रॉक्स की मैं बात करूंगा, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाती है। अब ये 2000 डिग्री सेल्सियस में सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी पदार्थ किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट नहीं, सिंपल सी बात है, ये तो सारी की सारी चीजें मेल्ट कर जाएगी इस 2000 डिग्री सेल्सियस में, यानी जो भी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी लिक्विड मिलेगी। क्लियर है भाई। और ये वही क्षेत्र है, ये दुर्बल मंडल जो मैंने आपको अभी दिखलाया, ठीक है ना, यानी ये जो स्थेनोस्फीयर दिखलाया, ये वही क्षेत्र है जहां से आपका मैग्मा निकलती है, यानी इसे ही हम नाम देते हैं मैग्मा चैम्बर का भी। जो ज्वालामुखी की बातें हम लोग करते हैं ना, मैग्मा यहीं से बाहर निकलता है।
समझाएंगे अभी बहुत अच्छे से कि महासागर में ये जो आप महासागर देख रहे हैं, क्यों महासागर में ज्वालामुखी का बहुत अधिक आप देखते हैं उत्पन्न होना, और महाद्वीप में ये जो आप महाद्वीप देख रहे हैं यानी लैंड वाला पार्ट है, क्यों वहाँ ज्वालामुखी की उत्पत्ति बहुत कम होती है, इसको भी मैं समझाऊंगा। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। हमने ये बात अभी बस इतना कहा कि आपका जो स्थल पार्ट आपको दिख रहा है, यानी ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, और ये जो आपका ओशियन है, यहाँ से जब हम 100 किलोमीटर नीचे आए तो इसको हमने नाम दिया स्थल मंडल का। ये स्थल मंडल का लोअर पार्ट है और ये स्थल मंडल का अपर पार्ट है। इसके बाद जब हम इसे 400 किलोमीटर का रेंज को हमने क्या नाम दिया, दुर्बल मंडल यानी कि स्थेनोस्फीयर का नाम दिया, जहां पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियोधर्मी सब्सटेंस जो आपके अल्फा बीटा गामा, और इसके साथ बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्स कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। 1900 2000 1800 भी आपको कई किताबें मिलेंगे। इस कारण यहाँ पे जो भी आपको पदार्थ मिलेगा किस फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में। और यही आपका क्या है, मेग्मा चैम्बर का प्लेस है। यहीं से ज्वालामुखी से जो मेग्मा बाहर निकलती है, देखिए बीच बीच में जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही आएगा तो यहाँ से मेग्मा बाहर निकलेगी, क्लियर है ना, वो अभी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन अभी आपको मुझे ये बतलाना है कि ये जो आपको मैंने दिखलाया ये आपको पार्ट, ये क्या है आपका, ये लोअर पार्ट है। कौन किसका लोअर पार्ट है, स्थल मंडल का। और यहीं पे आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है भाई, स्थेनोस्फीयर है। तो ये स्थेनोस्फीयर का अपर पार्ट है कि नहीं है। यानी अगर मैं इसको फिगर में अलग से दिखाऊं, ये आपका एक पार्ट हो गया, ये कौन सा लेयर है, ये आपका स्थल मंडल का अपर पार्ट हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्थेनोस्फीयर का क्या हो गया, ये अपर पार्ट है। तो इसे हम नाम देंगे प्लेट का, ठीक है ना, समझिएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्लेट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्लेट कहेंगे। अब एक बात बतलाइए, ये जो आपका सरफेस है और ये जो महासागर है, ये कैसे टिका हुआ, ये तो इसके अंदर धंस जाना चाहिए ना, क्योंकि आपके पास लैंड की जब आप बात करते हैं तो लैंड का इतना वेट है, सागर यहाँ पर पानी इसका इतना वेट है, तो इसे तो धंस जाना चाहिए पूरा। पर ऐसा क्यों नहीं होता, इसको आपको समझाते हैं हम, देखिएगा। ये जो आपका स्थल मंडल है, यानी कि ये वाला पार्ट आपको क्या दिखेगा, ये आपको स्थल मंडल दिखेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस, और यहाँ से आपको ये सागर यानी कि ये आपका महासागर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पानी का फिगर बना दिया हूँ, और यहाँ पे आपका ये कोई व्यक्ति है, ये आप होंगे, यहाँ पर कई सारे आप व्यक्ति हैं, और यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। यानी ये स्थल है, ये सरफेस वाला लैंड पार्ट हो गया, लैंड हो गया, और ये आपका ओशियन वाला पार्ट हो गया। अब ये स्थल मंडल कैसे टिका हुआ, यहाँ से जब 100 किलोमीटर नीचे आते तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्थल मंडल का नाम देते हैं भाई। क्लियर है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बतलाइए पहले। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद मैंने ये बतलाया था कि इसकी जो चौड़ाई है कंपैरेटिवली जो सागर से जो चौड़ाई होगी वो कम होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पे प्लेट का भी हम लोग नामकरण करेंगे। जैसे ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, इस प्लेट को हम क्या कॉन्टिनेंट प्लेट कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट प्लेट हमने यहाँ पे क्यों कहा, इसको समझिएगा। यानी मैं यहाँ लिख दूँ पहले, इसे हम कॉन्टिनेंट कह रहे हैं और इसे हम ओशियन प्लेट कह रहे हैं। क्यों हम इसे ओशियन कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लेट के ऊपर क्या है, आपका ओशियन सागर है, और इस प्लेट के ऊपर क्या टिका हुआ है, तो आपका सरफेस या फिर महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट टिका हुआ, इसलिए हम इसे कॉन्टिनेंट प्लेट का नाम दे रहे हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि यह स्थल मंडल कैसे टिकी हुई है इस स्थेनोस्फीयर के ऊपर में, ठीक है ना, इस स्थेनोस्फीयर के ऊपर में। अब आइए इसके नीचे, जब हम 400 किलोमीटर नीचे जब गहराई में आते हैं तो हमने ये बतलाया था कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पे इतना अधिक हाई टेम्परेचर होने के कारण, तो अब बतलाइए 2000 डिग्री सेल्सियस पे जब यहाँ टेम्परेचर इतना अधिक है तो यहाँ की जो प्रेशर वो भी क्या होगी, काफ़ी हाई प्रेशर होगी। तो बस यही जो हाई प्रेशर के कारण ही ये आपका प्रेशर इस प्रकार से ऊपर लग रहा होता है, और यही प्रेशर के कारण आपका कॉन्टिनेंट प्लेट यानी कि हम लोग, यानी कि हमारी जो सरफेस है ये टिकी हुई है, और ये आपका ओशियन प्लेट यानी कि आपका महासागर टिका हुआ। यही इस मेग्मा जो आपका, यानी कि मेग्मा कहने का मतलब क्या है, कोई भी यहाँ पे तरल पदार्थ जो है इतने हाई टेम्परेचर में ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे अधिक टेम्परेचर होने के कारण ये क्या कर रहा है, प्रेशर ऊपर एग्जैक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें टिकी हुई है। अब होता क्या है कि कभी कभी इतना हाई अब देखिए इतना हाई टेम्परेचर होगा जिसके कारण यहाँ से मेग्मा बाहर निकलना चाहेगी। अब ये मेग्मा बाहर निकलनेगी, या फिर यहाँ पे ये जो आपका मेग्मा है ये किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। तो लिक्विड के फॉर्म में यानी इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा लिक्विड का। तो अगर ये लिक्विड मूव करेगी तो ये प्लेट भी मूव कर सकती है, कर सकती है कि नहीं, बिल्कुल कर सकती है। तो अब ये प्लेट हो सकता है ये दोनों प्लेट इधर मूव कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से ही आप करके आपस में टकरा जाए, ये भी कंसेप्ट हो सकता है। अब ये दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही समझेंगे कि आपका किस प्रकार से माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ आइएगा, हमने आपको ये बताया पृथ्वी एक
स्थल सा पार्ट था। कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन हुई, वाइब्रेशन हुई, जिसके कारण ये दो भाग में बटा, जिसने हमें कहा अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इसके बाद ये भी कई भाग, कई टुकड़ों में टूटा। ये जो टुकड़े आपको मिल रहे हैं ना, इसे ही हम कर रहे हैं प्लेट, प्लेट का नाम दे रहे हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट का नाम देंगे। और ये 33 सागर इधर जहां जहां निकलते चला जाएगा, जिधर भी उसे स्पेस मिलेगा उसे हम क्या देंगे, ओशियन प्लेट का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ भी आपको मैंने बतलाया था कि ये आपका एक जो आपका कॉन्टिनेंट टूट करके अलग हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका कॉन्टिनेंट प्लेट। और इधर 33 सागर आपका इन कर गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका ओशियन प्लेट। और ये कैसे टिका हुआ, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। अब उसी प्रकार से यहाँ पे आप समझिएगा कि अभी आपको मुझे ये समझाना है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। यानी जो हिमालय पर्वत जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज, यानी कि ये तो चैप्टर कल ही स्टार्ट हो पाएगा, यानी कि जितने भी माउंटेन पढ़ेंगे तो पर्वत के भी कई सारे आपको टाइप मिलेंगे। ये टाइप को ही मुझे समझाना है। जैसे कि सबसे पहला आपको टाइप मिलेगा फोल्डेड माउंटेन, ठीक है ना, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन यानी कि फोल्डिंग माउंटेन, इसका मतलब हिंदी में होता है मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत क्या है कि ये सबसे यंगेस्ट पर्वत है। जैसे कि लोगों में बुढ़ापा, उसके बाद यंग जनरेशन, और उसके बाद जो बचपन वाली जो सिचुएशन होती है, उसी प्रकार पर्वतों का भी क्या होता है, एज होती है। तो ये जो फोल्डिंग माउंटेन है ना, ये यंगेस्ट माउंटेन है, यानी ये अपनी यंगेस्ट सिचुएशन पे अभी है, यानी ये अभी और भी ज़्यादा क्या करेगी, डेवलप करेगी। यानी कि यहाँ ये जिस प्रकार की पर्वत, यानी कि फोल्डिंग माउंटेन जो भी होंगे, उसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी कि हिमालय की ऊंचाई समथिंग मीटर इंक्रीज हो गई है। रीजन ये, क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन। अब कैसे इंक्रीज हो रही है अभी हम बात करेंगे। सेकंड आपका एक मिलेगा रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है ना। रेसिडुअल माउंटेन कहने का मतलब है, इसे हम कहेंगे अपशिष्ट पर्वत, यानी जो अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है। अब पर्वतों का भी क्या होता है, क्षरण होता है। क्षरण कई कारणों से होता है, जैसे कि सूर्य की स्थिति। अब सूर्य आपके ऊपर पड़ रहा है, पर्वत के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण पर्वतों का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। वर्षा हो रही है, जिसके कारण अपर्दन हो रहा है। तो ये आपका जो पर्वत है, ये आपका रेसिडुअल, यानी कि सबसे ओल्ड पर्वत की बात की जाए तो आपका रेसिडुअल माउंटेन होगा। उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे वॉल्केनिज्म माउंटेन, यानी कि ज्वालामुखी से बनी पर्वत, यानी जो ज्वालामुखी है उससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसे हम कहेंगे वॉल्केनिक माउंटेन। और एक होगा आपका ब्लॉक माउंटेन, यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे भ्रंश पर्वत, ठीक है ना। तो मेन इसे ही हम लोगों को समझना है, क्योंकि आप जब हिमालय पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हिमालय आपका फोल्डेड माउंटेन है। जब आप अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, आप उसे कहेंगे रेसिडुअल माउंटेन है। तो भाई रेसिडुअल माउंटेन को कैसे समझेंगे आप, तो वहां समझने से अच्छा है कि पहले पूरा टाइप ही आपके माउंटेन को मैं यहाँ क्लियर कर दूं। चलिए, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब बात करेंगे कि हम लोगों का अब मेन मोटिव क्या है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा कैसे। तो ये आपका कौन सा टाइप का माउंटेन है, पहले एक चीज़ माइंड में क्लियर रखिए। जो आप हिमालय की बात कर रहे हैं, ये कैसा माउंटेन है, तो ये आपका फोल्डिंग माउंटेन है, ठीक है ना। ये कैसा माउंटेन है, तो फोल्डिंग माउंटेन है। यानी अभी जो हम लोगों का टास्क है हिमालय को समझना, यानी कि आप हिमालय को समझ जाएंगे, इसका मतलब आप फोल्डिंग माउंटेन यानी कि माउंटेन का एक टाइप को भी आप समझ जाएंगे। क्लियर है ना। अब आइए इस वर्ल्ड मैप के पास आते हैं। सबसे पहले ये 6 कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखना। ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा पार्ट है, अंगारा लैंड का। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये किसका पार्ट है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। अब ये भी फिर कई सारे पार्ट में आपके डिवीजन हुए, तो ये कई सारे प्लेटों में विभाजित होंगे, इसलिए मैं अब प्लेट का नाम लूंगा। अब जैसे कि ये यूरोप और एशिया जब एक साथ कंबाइन होगा तो इसको हम कहेंगे यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। यूरेशियन से आपका यूरोप भी आ गया, एशियन से एशिया भी आ गया। क्लियर है। उसकी प्रकार से मैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहेंगे, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट। क्लियर है ना भाई। चलिए, ये अभी आपको समझ में आएगा कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का प्लेट होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। अब आइए, ये प्लेट का मूवमेंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये दो प्रकार से मूव कर सकता है, ये या तो एक दूसरे से दूर भी जा सकता है या एक दूसरे के पास भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका मेग्मा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये क्या करेगा, कंप्लीटली मूव करेगा। अब इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये प्लेट भी आपका मूव करेगा। क्लियर है ना। अब यहाँ से जैसे ही जब ये प्लेट भाई यहाँ पे जब मूवमेंट होंगे, ठीक है ना, बहुत अधिक, तो यहाँ पे ही हम लोगों का भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो समझिएगा हिमालय माउंटेन को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका सरफेस है, ये पार्ट आपको क्लियर है, सरफेस होगा।
यहाँ पे आपके बहुत सारे इस प्रकार से पेड़ पौधे, घर वगैरह, मतलब सिंपल सा अभी समझिए घर वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हुआ उस समय जीवन की उत्पत्ति हो गई थी, मतलब इंसानों की नहीं हुई थी, आधुनिक जीवन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके बाद हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीवाणु, वायरस, ये सब चीज़ों की उत्पत्ति हो गई थी। अब ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आपका स्थल मंडल वाला पार्ट है, और यहाँ पे मैंने आपको प्लेट बतलाया है, यहाँ पे प्लेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लेट है, ये भी आपका क्या हो गया, प्लेट हो गया। और यहाँ पर क्या है आपका मेग्मा है, ठीक है ना, ये मेग्मा है। अब ये मेग्मा क्या होगा, मूव कर रहा होगा, और ये ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये प्रेशर लगा रहा है, इसी कारण ये सारे प्लेट एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। अब इसके मूवमेंट के कारण ये जो मेग्मा मूव कर रहा है ना, ये जो मेग्मा मूव कर रहे हैं, इस मेग्मा के मूवमेंट के कारण ये जो दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई, अब ये दूसरे से टकरा रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रही है। अब आप कहेंगे सर क्लोज ही क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना अभी फोल्डिंग माउंटेन, जब हम ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत को पढ़ेंगे तब मैं कहूंगा कि इस मेग्मा के कारण ये प्लेट दूर जा रहा। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। पानी में आप जब कागज का नाव बना करके क्या करते हैं, आप उसको फ्लो करवाते हैं, तो देखिए जिधर पानी की धारा का जिधर डायरेक्शन होता है उधर ही नाव आपका मूव करता है, सिंपल सी बात है। तो मेग्मा का डायरेक्शन जिधर हुआ उधर ही प्लेट आपका मूव करेगा, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये मेग्मा के कारण ये प्लेट क्या हुआ, आपस में टकराया। अब ये जब प्लेट आपस में टकराएगा, तो एक बात बतलाइए, सिंपल सा लॉजिक कंसेप्चुअली सोचिएगा। इधर से कोई एक ऑब्जेक्ट है और इधर से एक ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है। यहाँ पे कोई एक मोटा व्यक्ति है, यहाँ पे कोई पतला है, ठीक है ना। अब ये दोनों टकराएगा तो भाई सिंपल सी बात है, कोई एक ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, तो कौन चढ़ेगा, जो ज़्यादा बलवान होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। उसी प्रकार तो जो वेट जिस प्लेट का ज़्यादा होगा वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, हल्के वाले के ऊपर। तो ये प्लेट के जो आया ये आपस में टकराने के कारण, अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखिए, यहाँ पे प्लेट के ऊपर क्या होगा, आपका थेथिस सागर भी आया है। अब ये सागर है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, अवशिष्ट पदार्थ भी होंगे, क्योंकि पानी है तो ये अपने साथ कई सारे अवशिष्ट पदार्थ भी लाएंगे, तो यहाँ पे जमा भी होगा। तो अब ये देखिए, ये जो माउंटेन का जो फॉर्मेशन है ना, ये बहुत सारे वर्ष लगे हैं इसके फॉर्मेशन में। तो ये जैसे ही टकराया एक दूसरे से, तो ये एक प्लेट जो है ना इस प्रकार से ऊपर उठ गई है, ठीक है, और ये एक प्लेट इस प्रकार से नीचे चली गई, और ये जो अवशिष्ट पदार्थ इस प्रकार से ऊपर उठ गया। तो ये जो ऊपर उठा, इस प्रकार से आपका ये हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो फोल्डिंग इसीलिए हमने कहा कि मोड़दार, ये आपका देखिए जो फिगर आपको दिख रहा है इस प्रकार से मोड़दार पर्वत है कि आपका फोल्ड हुआ ये आपका प्लेट, और यहाँ से जो आपका ये ऊपर उठा, ये क्या है, ये आपका जो अवशिष्ट पदार्थ था, जो जमा हुआ, जो आपके अवशिष्ट, जो गंदगी आप कूड़ा कचरा कहते हैं, वो आपका इस प्रकार से ऊपर उठा। अब ये एक दिन की बात नहीं है, ये इसमें कई करोड़ों वर्ष समय लगे हैं। समझ में आ गया ये कंसेप्ट, किस प्रकार से प्लेट का मूवमेंट हुआ। तो अब ये जो प्लेट है ना, ये अभी भी लगातार मूव कर ही रही है, क्योंकि मेग्मा में यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस कारण ये जो हिमालय का हाइट भी क्या है ना, ऐसा हर 5-5 ईयर में मेजरमेंट किया जाता है कि कितना मीटर इंक्रीज हुआ। इसलिए इसे हम फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं, या इसे हम यंग माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अभी हाइट क्या हो रही है, हर साल इंक्रीज हो रही है कुछ ना कुछ मीटर। क्लियर है, ये हो गया फोल्डिंग माउंटेन का कंसेप्ट है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, यह बताइएगा। अब एक चीज और बतलाइए, एक चीज और समझना है आपको। ये जो प्लेट था आपका, ये कैसा प्लेट था, तो ये भी आपका कॉन्टिनेंट प्लेट है, और ये भी आपका क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट है, हो सकता है कि एक प्लेट आपका कॉन्टिनेंट होगा, क्लियर है ना, और एक आपका ओशियन प्लेट हो सकता है, यानी कि ये उसके ऊपर महासागर होगा, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ओशियन प्लेट, और इसके ऊपर सरफेस है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट, ऐसा है। और नीचे क्या है, मेग्मा है भाई, मेग्मा के कारण ये क्या है, एक दूसरे के साथ टिकी हुई है, इस प्रकार से मेग्मा फ्लो कर रहा है। तो इस बार ये देखा गया कि मेग्मा के फ्लो के कारण ये फिर से प्लेट, लेकिन ये कौन सा प्लेट है, देखिए ये कॉन्टिनेंट प्लेट है और ये ओशियन प्लेट एक दूसरे के साथ टकराई है। तो ये तो सिंपल सी लॉजिक है कि ओशियन प्लेट हल्का होगा, कॉन्टिनेंट प्लेट क्या होगा भाई, भारी होगा। लेकिन एक चीज मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ओशियन प्लेट है, ये जो ओशियन प्लेट जो होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है कि नहीं, ये ओशियन प्लेट की चौड़ाई कितनी होती है, कम होती है, 8 से 10 किलोमीटर होती है, और इसकी 30 से 40 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। तो अब ये क्या है, ये हल्का होगा ये प्लेट, और ये क्या होगा, प्लेट भारी होगा। इस कारण ये जो ओशियन प्लेट है ये नीचे आ गया, और ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट है ये आपका ऊपर चला जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जो मेग्मा भी बाहर निकल जाती है। अब ये मेग्मा बाहर निकली है, यहाँ पे क्या बहुत सारे सेडिमेंट जमा हुआ है, तो ये जो मेग्मा बाहर आया ना, ये मेग्मा बाहर निकलता है आपके समुद्र में।
अब ये समझिए यहाँ पर आपका मेग्मा क्यों नहीं बाहर निकल पाई, क्योंकि ये जो प्लेट है आपका कॉन्टिनेंट प्लेट है, जिसकी मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है, इसकी भी मोटाई 30 से 40 है, तो इतनी मोटाई को ये मेग्मा क्रॉस नहीं कर पाता। बहुत ही मतलब रेयर चांस है जो क्रॉस करेगा। आप बहुत बार सुनते भी है ज्वालामुखी जो मतलब निकली है या ज्वालामुखी आई है, वो आपके महासागर में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्लेट है उसकी मोटाई कम है। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट के साथ आपका यहाँ पे ज्वालामुखी भी उत्पन्न होगा, और ये ज्वालामुखी फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, राख का फॉर्मेशन लेगा, एंड देन यही आपका क्या होता है, माउंटेन बनेगा। तो ये जो माउंटेन बनेगा इसे हम कहेंगे वॉल्केनिज्म माउंटेन, यानी कि ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, ज्वालामुखी से निर्मित ये पर्वत है आपका। क्लियर है भाई? ये दूसरा टाइप आपका क्लियर हो गया। एक आपका क्या हो गया, फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है ना, फोल्डिंग माउंटेन जो हमारा हिमालय पर्वत है। वॉल्केनिज्म माउंटेन भी क्लियर हो गया। अब वॉल्केनिज्म माउंटेन का आप एग्जांपल सोच रहे होंगे, तो देखिए जो आप यहाँ पर जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इस कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर लें आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की, ये रहा, देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, ये जो दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं, यहीं पर आपका एक पर्वत है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये आपका एंडीज पर्वत है, ये आपका क्या है, एंडीज पर्वत, ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। देखिए ये क्या है आपका, एक प्लेट, कैसा प्लेट है, ये ओशियन प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, ये क्या कॉन्टिनेंट प्लेट है। क्लियर है? और इसी प्रकार से आप नॉर्थ अमेरिका में भी देख सकते हैं रॉकी माउंटेन, ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा ये आपका रॉकी माउंटेन है। ये देखिए ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट है। तो भाई ये ओशियन है और कॉन्टिनेंट है, तो ज्वालामुखी यहाँ से बाहर निकल सकती है। ज्वालामुखी कब निकलेगी, जब प्लेट क्या होगा, एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियन, यानी कि ओशियन प्लेट होना जरूरी है, क्योंकि उसकी मोटाई कम होगी। कंसेप्ट क्लियर है ना भाई? अब ये चीज को तो क्लियर हो गया कि फोल्डिंग माउंटेन का कैसे निर्माण हुआ है और वॉल्केनिज्म का निर्माण कैसे हुआ। अब थोड़ा सा पार्ट को समझिएगा इंडिया के बारे में, प्लेट से रिलेटेड चीज है यहाँ पे, इसको समझना है। देखिए समझिए ध्यान से, ये जो आपका पूरा ये आपका जो एशिया दिखाया गया है, ये आपका एशिया हो गया, और यहाँ आपका ये जो पार्ट आप दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका है, ये आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। यहाँ आपको जो मैप में दिखाया गया ये अफ्रीका, ये तो अभी का मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे ये प्लेट अलग हुआ, और ये अभी भी मूवमेंट कर रहा है, ये सारे के सारे प्लेट, ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे एक जगह स्थिर है, ये सभी अभी मूव कर रहे हैं। इसी कारण तो सारे पर्वतों की साइज कभी इंक्रीज देखने को मिलता है, तो ये सारे सारे मूव कर रहे। तो उसी प्रकार ये जो आप एशिया यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका है। अब यहाँ का जो ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, यानी कि भारत का जब आप फिगर बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, ये वाला जो आप फिगर बना रहे हैं इस प्रकार से, तो ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ से निकला है, और यहाँ से आपका ये वाला पार्ट, दक्षिण वाला पार्ट निकला। कैसे, इसको आप देखिएगा, समझिएगा। तो ये वाला जो प्लेट है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इस प्लेट को हम नाम दे रहे हैं यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये इधर आपका यूरोप भी है, इसको हम नाम दे रहे हैं यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इसे क्या नाम दिया जा रहा है, यूरेशियन प्लेट का नाम दिया जा रहा है। और इसे हम क्या कह रहे हैं, अफ्रीका प्लेट, ठीक है ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, अफ्रीका प्लेट। अब यहाँ से क्या हुआ, इसमें अब मेग्मा मूव के कारण ये प्लेट भी मूव कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ना ये अलग हो गया। ये जो अलग आपको देख रहा है, ये वाला जो पार्ट अलग हुआ है, इसी से आपका इंडिया का जो दक्षिण है, ठीक है ना, साउथ वाला पार्ट, और आपका ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, समझिएगा। यहाँ जो आप जो ये आप फिगर बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये आपका ये गोल का इतना पार्ट निकल गया, और ये वाला जो पार्ट है ना, यही दक्षिण वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला भाग यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से, और ये बाहर निकल के इधर आया, और यहाँ से आपका यूरेशियन प्लेट का ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, भारत का, ये अलग हुआ, और ये अलग होकर के यहाँ से ये टक्कर खाएगा, ठीक है ना, ये भारत का ये उत्तर वाला पार्ट को ये टक्कर मारेगा, और ये आपका फाइनली इंडिया का फॉर्मेशन हुआ ये, ठीक है ना। अब इसको और भी अच्छे से समझेंगे, ये तो मैंने बस एक रफ चीज को बतलाया ताकि आप को रिलेट कर पाएंगे अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ। मैंने ये कहा कि आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्लेट का टक्कर हुआ और हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ, जिससे आप इंडिया की हम लोग जो बात करते हैं। तो एक आपको प्लेट मैंने बतलाया क्या, एक यूरेशियन प्लेट है, यानी कि अगर मैं प्लेट बनाऊं, ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट। और ये हो गया आपका क्या, यहाँ सब इंडिया ऑस्ट्रेलिया अलग हो रहा, तो ये क्या हो गया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये भी इधर मूव कर रहा है, और ये भी अपना इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, इधर उधर कहीं, ये लेकिन इधर जा रहा। तो इस क्रम में क्या होगा, ये सबसे पहले इधर टक्कर मारा, ये इधर टक्कर मारा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से ये टक्कर खाया,
ये हो गया यूरेशियन प्लेट और ये हो गया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहाँ से मैंने आपको जो दिखलाया ये वाला पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का ये अलग हो गया, यहाँ से निकल गया और यहाँ से भारत का दक्षिण भारत निकला और दक्षिण भारत जाके यहाँ पर अटैच हुआ और उधर से आपका यूरेशियन प्लेट से आपका उत्तर भारत जो है वो आकर के मिला और यहाँ से टक्कर मारा। इसलिए जो ईस्ट साइड में ये आपका क्या है, ईस्ट है, इसलिए हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट जो आपको दिखेगा वहीं पे आपको कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट मिलेगा जिसकी सबसे अधिक हाइट है, ऊंचाई है। रीजन यही है कि इधर से टक्कर खाया है। तो भाई एक सिंपल से ना, जिधर आप टक्कर करोगे या फिर दो गाड़ी का जब एक्सीडेंट होगा, ठीक है ना, तो क्या जहां पे जब दोनों एक जगह टक्कर खाता उसको क्या काफी ज्यादा नुकसान होता, तो यहाँ पे क्या हुआ, टक्कर खाने से इसकी हाइट बहुत अधिक हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, टक्कर कम होने के कारण यहाँ की हाइट जो है पर्वतों की थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे पर्वतों की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा, वेस्टर्न साइड में चौड़ाई ज्यादा है या फिर पूर्वी साइड में, तो पूर्वी साइड में चौड़ाई कम होगी कंपैरेटिवली वेस्टर्न साइड में, और हाइट अधिक होने के कारण हिमालय का ये आपका रीजन है। क्लियर हो गया भाई? ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट है हिमालय के फॉर्मेशन का। यहीं से फिर आपका ये हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कंसेप्ट दिया था। ये आपका तैथिस सागर से जो आपका सेडिमेंट जमा हुआ बाहर आया, ये हो गया फोल्डिंग माउंटेन का कंसेप्ट। अब देखिएगा जहां पे टक्कर खाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी क्या होंगे, दरार भी उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी क्रम में ब्लॉक माउंटेन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ब्लॉक माउंटेन का भी कंसेप्ट ले लीजिए, धीरे धीरे समझ जाइएगा। देखिए ब्लॉक माउंटेन में क्या हुआ, यहाँ पे ये दो प्लेट ले रहे हैं, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया, ठीक है ना, ये आपके एक प्लेट हो गया और एक प्लेट ये हो गया। अब मेग्मा नीचे है, नीचे मेग्मा मूवमेंट के कारण ये प्लेट जब अलग होता है एक दूसरे से, तो सिंपल सी बात है, जब एक दूसरे से अलग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दरार, मतलब कोई भी लकड़ी को खींचे तो बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ दरार आएंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, दरार आएगा। तो यहाँ पे दरार आने के कारण आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, और ये हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन, ठीक है ना, ये हो गया घाटी। अब घाटी का क्या मतलब होता है समझिएगा, दो पर्वत है, ठीक है ना, दो पर्वत के बीच का जो मैदानी भाग है उसे हम कहते हैं घाटी। तो देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर बनाए हैं, देखिएगा मैंने ये कहा जब दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो ये मूव किया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के कारण इस प्रकार से फिगर बनेगा। तो इस यहाँ से जो ये ब्लॉक माउंटेन ये जो बनेगा इसका हाइट कम होगा, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैदानी क्षेत्र का फॉर्मेशन हुआ, तो ये पर्वतों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो ये हो गया भ्रंश घाटी और ये हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत। और अगला जो मैंने बताया रेसिडुअल माउंटेन, तो सिंपल सी बात है, जो बहुत पुरानी पर्वत है, सूर्य की रोशनी के कारण इसका क्षरण हो रहा है, वर्षा के कारण इसका क्षरण हो रहा है, जो अब ये अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है और दिन पे दिन अब इसकी मतलब ये अपने लुप्त की स्थिति में ये पर्वत पहुंच चुकी है, या फिर हो सकता है कि ये पर्वत की हाइट एकदम समतल हो गई है, ठीक है। तो हमने आपको क्या क्या बतलाया भाई, ध्यान से समझना है। हमने आपको, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पर्वत के हमने टाइप कवर किए हैं आज। सबसे पहले हमने आपको ये बतलाया कि फोल्डिंग माउंटेन क्या होता है, और यही फोल्डिंग माउंटेन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिमालय के बारे में, ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिमालय के बारे में। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने दूसरा वॉल्केनिज्म माउंटेन देखा, ठीक है ना, वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिक माउंटेन देखा, यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत हमने देखा, एंडीज पर्वत और रॉकी माउंटेन। थर्ड, इसके बाद हमने देखा ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत, हमने क्या देखा, भ्रंश पर्वत, और इसी के साथ हमने भ्रंश घाटी के कंसेप्ट को भी समझ लिया, ठीक है ना, हमने इसी के साथ क्या क्या समझ लिया, भ्रंश घाटी को भी समझ लिया। अब इसका अगर एग्जाम्पल भारत में बात करेंगे तो आपका जो सतपुरा पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल नहीं लेंगे, विंध्याचल आपका रेसिडुअल माउंटेन है। अच्छा, चौथा का मैं आपको एग्जाम्पल लिख दूंगा। चौथा हमने क्या देखा, रेसिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि जो अब लुप्त की स्थिति में है। जैसे कि भारत में अरावरी पर्वत श्रेणी हो गया, आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो ये आपका एग्जाम्पल भी कवर है। तो ये आपने पूरा पर्वत का टाइप समझ में आ गया। अगर जब हम लोग कल से पढ़ेंगे कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी कि क्या है, ये एक फोल्डिंग माउंटेन है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। और जब हम कहेंगे कि अरावरी एक अवशिष्ट माउंटेन है, यानी कि एक रेसिडुअल माउंटेन है, तो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। और जब हम सतपुरा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और कहेंगे कि सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन है, तो वो भी आपको समझ में आ गया कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होगी, इससे क्या हुआ होगा, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा माउंटेन का टाइप का आज कंसेप्ट था, कंसेप्चुअली चीज आज हमें पढ़ना था। अब कल क्या होगा देखिएगा, ध्यान से समझना है, जो हम लोगों को पढ़ना है
कि हमें जो मेन ये टॉपिक है माउंटेन का, इसमें पृथ्वी का जो जो आपका भारत का जो विभाजन किया गया है प्राकृतिक के द्वारा, उसको मेनली हम लोग पढ़ेंगे। तो 6 भाग में विभाजन को देखेंगे। पहला होगा आपका उत्तर भारत में जो पर्वत का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर है। उसके बाद ये आपका जो येलो कलर से यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये आपका मैदानी भाग हो गया है। ये क्या हो गया आपका मैदानी भाग हो गया है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये हो गया आपका मैदानी भाग, इसको यहाँ से मैंने दिखाया। ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, यानी ये वाला भाग जो आपको दिखाया गया, ये आपका मैदानी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये आपका दक्षिण का जो पठार है, ये आपका चौथा पार्ट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, इसको हम लोग 5वें पार्ट में देखेंगे, 5वां विभाजन जो हुआ है। और पूर्वी तट, यानी कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट एक साथ पढ़ेंगे। एंड देन ये आपका द्वीप है 6ठे भाग में, क्लियर है ना भाई। तो भारत का जो 6 भाग में विभाजन हुआ, एक आप उत्तर भारत में स्थित जो पर्वत है उसको कवर करेंगे, और इसी में आप लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट के पर्वत को भी कवर कर लेंगे। फिर साथ के साथ आप मैदानी भाग को देखेंगे, दूसरा हो गया विभाजन। तीसरा विभाजन हम लोग मरुस्थल को देखेंगे, तीसरा। चौथा फिर हम लोग देखेंगे दक्षिण में स्थित जितने भी पठार हैं, एंड देन पूर्वी तट, पश्चिमी तट और द्वीप। यानी अगर हम लोग मैप में अगर फिर से एक बार ड्रॉ करके चीज़ों को समझें, तो इसमें अगर हम लोग भारत का जो विभाजन करने वाले हैं कल, किस प्रकार से समझिएगा। देखिएगा, कल जो भारत का विभाजन होने वाला है, 6 भाग में जो हम लोग विभाजन करेंगे, किस प्रकार से इसको देखिएगा। एक तो हम लोग का विभाजन इस प्रकार से चलेगा, ये पूरा का पूरा भाग, ठीक है ना, यानी उत्तर में स्थित जितना पर्वत है इसको देखेंगे, और साथ के साथ आपका इधर नॉर्थ ईस्ट वाला भी पर्वत को कवर करेंगे। एक विभाजन हो गया। फिर दूसरा विभाजन हम लोग ये मैदानी क्षेत्र को देखेंगे, ठीक है, सेकंड विभाजन। उसके बाद तीसरा हम लोग ये देखेंगे, ये वाला एरिया, यानी कि ये मरुस्थलीय एरिया देख लेंगे, क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये आपका पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, और ये आपका पूर्वी तट, ये दोनों देखेंगे। उसके बाद आपका दक्षिण में स्थित जितने भी पठार हैं, यानी ये आपका चौथा नंबर हो गया, ये आपका 5वां नंबर हो जाएगा। और इधर आपका जो द्वीप है अंडमान निकोबार, और इधर आपका लक्षद्वीप, तो ये आपका 6ठा विभाजन। तो ये 6 भाग में हम लोग पूरा प्राकृतिक के विभाजन को समझेंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा माउंटेन कवर किया जाएगा, दर्रा कवर किया जाएगा, पठार कवर किया जाएगा, ग्लेशियर कवर कर लिया जाएगा इसी में, और आपके पूरे के पूरे द्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी कवर किया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है। और आज आपका ये पूरा कंसेप्चुअली चीज़ें हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से माउंटेन के जो टाइप होते हैं, वो फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब कुछ बात तो हमने कर लिया। अब वो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का भी कंसेप्ट क्लियर है, वहाँ से भी आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्लास में स्टार्ट कर देंगे पूरा विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। हम लोग स्टार्ट सबसे पहले किससे करेंगे, तो जो आपके उत्तर में स्थित जितने भी पर्वत हैं, यानी उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नॉर्थ ईस्ट में स्थित पर्वत को देखेंगे, फिर दक्षिण में स्थित, फिर पश्चिमी तट, पूर्वी तट, फिर आपका दक्षिण का जो पठार है उसको देख लेंगे, और फिर आपके जितने भी दर्रा हैं उसको भी कवर कर लेंगे, द्वीप को भी साथ में कवर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए